चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। आज हम एक ऐसे महान योद्धा के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसकी सूरवीरता का इतिहास कायल है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शुक्ला लाइव पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। महाराणा प्रताप, सिसोदिया वंश का सूर्य महाराणा प्रताप, आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के सूर्य इन्हें कहा जाता है। इनकी शक्ति, इनकी शौर्य गाथा को अगर दो चार ग्रंथों में लिखा जाए तो संभव है कि ग्रंथ इन्हें समेट नहीं पावे, लेकिन इतिहास के चंद पन्नों में या यूं कहें चंद पंक्तियों में इन्हें समेटने की कोशिश की गई है। इसके पीछे कारण यह हो सकता है कि हमारे पास उचित साक्ष्य और प्रमाण ना रहे हों जिससे हम इन्हें इतिहास में स्थान दे पाएंगे, क्योंकि सालों तक, कई सौ सालों तक हम परतंत्र रहे और वो साक्ष्य, वो प्रमाण उचित स्थान पर हमें न प्राप्त हुए हों। लेकिन आज भी स्थानीय लोक गाथाओं में, लोक कवियों के द्वारा इनके शौर्य गाथा की चर्चा हर स्थान में होती रहती है। हम इनके इतिहास के बारे में दो धाराओं से प्राप्त करते हैं। पहला, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, कर्नल टाड, कर्नल जेम्स टाड, कर्नल जेम्स टाड, जो 1806 ईस्वी में राजस्थान की यात्रा पे जाते हैं। ये एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे और ये जाते हैं तो जोधपुर के महाराज से इनकी मुलाकात होती है और वह राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। महाराजा जोधपुर इन्हें राजस्थान के साक्ष्यों से अवगत कराते हैं, बहुत सारे इन्हें इतिहास की पुस्तकें, पांडुलिपियां देते हैं और उसके आधार पे जब कर्नल टाड लंदन जाते हैं तो एक पुस्तक लिखते हैं, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। उसके माध्यम से ही बताया जाता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नल टाड ने ही किया है और उन्हीं के इस पुस्तक से राजस्थान शब्द का नाम उत्पन्न होता है। दूसरी विचारधाराएं जो हैं वो वहां के स्थानीय कवियों के माध्यम से मिलता है, स्थानीय इतिहासकारों के माध्यम से मिलता है और अभी इतिहास में उन्हें वो स्थान नहीं दिया गया है। जिस दिन उनकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी वो इतिहास में जरूर रखे जाएंगे। आशा हम ऐसा करते हैं। आइए हम महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करें। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप 7.5 फुट के थे और इनके भाले का वजन 72 केजी था। इनका भाले का वजन, इनका जो कवच था शरीर पे वो ही 81 केजी का था। अब आप सोच लीजिए कि 72 किलो का केवल इनका भाला था और कवच जो पहने थे खुद 81 किलो का था। कहा जाता है जब ये रणभूमि में उतरते थे तो इनके साथ 208 केजी का वजन हुआ करता था। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि 105 केजी की 2 तलवारें अपने साथ हमेशा रखा करते थे। अगर कोई इनका विरोधी प्रतिद्वंदी शस्त्र विहीन हो जाता था तो अपनी एक तलवार उसको दे देते थे कि हम किसी निहत्थे पर वार नहीं करते हैं। ऐसे सूरवीर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा से पूरा राजस्थान, क्या पूरा भारत गौरवान्वित है। हमें फक्र है कि हम उनके यहां, उनकी धरती पर आए, उनकी धरती पर पैदा हुए। आप सोचें कि इन महाराणा प्रताप की बात ही छोड़िए, उनके घोड़े चेतक तक का भी कवियों ने अथाह शौर्य गाथा का वर्णन किया हुआ है। रणबीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। आपने जरूर पढ़ा होगा, इसी चेतक का वर्णन किया गया उनमें। बताया जाता कि चेतक बहुत विशाल आकार का था, इतना विशाल था कि इसके जो चेहरे पर मास्क लगाया जाता था, कवच लगाया जाता था, जो नकाब लगाया जाता था, वो खुद हाथी के सूंड का था और दूर से देखने पर यही लगता था कि महाराणा हाथी की सवारी कर रहे हैं। और कहा जाता है जब हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर के इनको बाहर जाना रहता है, चेतक घायल था, इन्हें लेकर के जाता और 26 फीट के नाले को ये कूद करके पार कर जाता है। 26 फीट के नाले को। ऐसी वीरता रही महाराणा प्रताप की। अब हम चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप के जीवन परिचय पर। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। और कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। वर्तमान में अगर देखें तो राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ता है कुंभलगढ़ का दुर्ग। यह है कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग। यहीं पे महाराणा प्रताप पैदा हुए थे।
इनके जन्म के बारे में बताया जाता है, जब ये पैदा हुए थे तो जो दासी आती है सूचना देने के लिए बच्चे के जन्म का, वो कहती है कि हुकुम, सिंघनी ने सिंह को जन्म दिया है। राणा उदय सिंह इनके पिताजी राणा उदय सिंह द्वितीय बहुत खुश होते हैं और सरदारों के पूछने पर इनका नाम क्या रखा जाए, उन्होंने इनका नाम सूर्य के प्रताप की तरह प्रताप रखा। पिता उदय सिंह द्वितीय। इनकी माता जी, इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। कहा जाता है ये कृष्ण भक्त थी और बहुत ही पवित्र महिला थी। और इनकी माता जी ने इन्हें अपने सिसोदिया वंश, और ये सिसोदिया वंश के थे, सिसोदिया वंश के राजपूत थे, सिसोदिया वंश के थे। सिसोदिया वंश के जो पूर्वज थे उनकी वीर गाथाओं के बारे में बताती थी, कृष्ण के बारे में बताती थी। और इनकी माता जी का प्रभाव इन पर बहुत पड़ा। जब ये शिक्षा के लिए गुरुकुल में गए तो सुबह गुरुकुल में शिक्षा लेते थे, बाद में भीलों के पास जाकर के ये युद्ध की कला सीखते थे, भाला चलाना, तीर चलाना। और भीलों से इनकी बड़ी नजदीकी हो गई। आपको भीलों के नाम पर आपको एक छोटा सा इतिहास बताएं। जब 1567-68 ईस्वी में मुगलों ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और महाराणा उदय को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा था, वो हार गए थे। और वो अपने ही द्वारा स्थापित एक नगर था उदयनगर, या उदयपुर, जिसको महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस नगर की स्थापना की थी। यहीं पे आ जाते हैं और अपने राज्य को यहां से संचालित करते हैं। भीलों ने ही इनका सहयोग किया था उस समय भी। और यही भील, जब महाराणा प्रताप सिंह की मुलाकात होती है तो वो भीलों के काफी नजदीक चले जाते हैं। और एक चीज था, बचपन में ही इनके शरीर का जो विकास था आम बच्चों से थोड़ा सा हटके था, क्योंकि इन्हें 7.5 फुट तक पहुंचना था। अभी आपको हमने बताया कि 7.5 फुट की लंबाई थी। ये इनका शारीरिक सौष्ठव आम बच्चों से थोड़ा अलग था। और लोहारों से भी इनका मिलना जुलना था। लोहारों के यहां जाते थे, ये शस्त्र बनाना सीखते थे, कैसे शस्त्र बनाया जा रहा है। भील अपने बच्चों को कीका बुलाते हैं, कीका। महाराणा प्रताप उनसे इतना घुल मिल गए कि वो भील इनको अपने बच्चे की तरह मानने लगे और इन्हें कीका बुलाने लगे। लोहार भी इनको अपना युवराज मान चुके थे। कहा जाता है कि इनके पिता, तो वैसे भी राजपूत राजाओं में बहुत सारी शादियां करते थे। उदय सिंह द्वितीय के एक रानी थी धीरबाई। उनके पुत्र का नाम था के पुत्र थे जगमाल सिंह, जगमाल। और ये धीरबाई उदय सिंह के काफी नजदीक थी। माना जाता है कि धीरबाई के कहने पर, माता धीरबाई के कहने पर उदय सिंह ने जगमाल को कुंवर नियुक्त कर देते हैं, उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। और जो कि यह महाराणा प्रताप से छोटे थे। महाराणा प्रताप सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन वह था हृदय वाला सागर। मान जाते हैं कि ठीक है, आप जगमाल को ही बना दीजिए। जब राणा उदय सिंह की मृत्यु होती है 1572 में, तो गोगुंड वहां एक जगह है, वहां पे जाकर के इनका दाह संस्कार हो रहा है। और ये जगमल महोदय इतना ज्यादा आशंकित थे, उन्हें लगा कि अब वहां पे सरदारों के द्वारा मिल करके महाराणा प्रताप राजगद्दी ले सकते हैं। उनका वहां दाह संस्कार हो रहा है और ये महोदय अपना राज्याभिषेक करवा रहे हैं। इस बात से राजपूती सरदारों में बड़ी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उन्हीं चिता के सामने रक्त से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर देते हैं और कहते हैं कि आज से हमारे यही हुक्म है। जब ये बात जगमल को पता चलती है कि राणा चंद सरदारों के साथ दुर्ग की तरफ आ रहे हैं, तो ये डर करके भाग जाता है और चले जाते हैं अकबर के खेमे में। इसी तरह से इनके एक और भाई थे, शक्ति सिंह। ये माता सज्जाबाई के पुत्र थे। इनकी माता का नाम था सज्जाबाई। कहा जाता है कि जब राणा उदय से इनका मतभेद हुआ तो ये मेवाड़ को छोड़ करके अकबर के दरबार में चले जाते हैं।
इन्हीं शक्ति सिंह का वर्णन आता है जब आप हल्दी घाटी की लड़ाई देखेंगे। जब ये 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं तो अकबर को चित्तौड़ चाहिए था, चित्तौड़गढ़ जो वो जीत चुका था। फिर उसके बाद वो महाराणा को अपनी अधीनता में लाना चाहता था, वो बिना युद्ध किए इन्हें चाहता था कि इनके अधीन आ जाए। महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसके उद्देश्य के लिए वो 4 राजदूतों को भेजता है। पहली बार भेजता है जलाल खान को। जलाल खान उस समय मुगल दरबार का सबसे वाकपटू व्यक्ति था। ये आता है, महाराणा बिना मिले ही इनके उद्देश्य को जानने के बाद इन्हें बाहर कर देते हैं कि आप जाएं। इसके बाद आमेर के महाराज मान सिंह, इनको भेजा जाता है कि आप जाएं और महाराणा को समझाएं। इनसे भी महाराणा मुलाकात नहीं करते हैं। इनका आवा भगा सत्कार तो किया जाता है, लेकिन बिना मिले ही ये जब जाने लगते हैं तो चेतावनी देकर के जाते हैं कि मुगल सल्तनत की अधीनता ना स्वीकार करना महाराणा प्रताप को बड़ा भारी पड़ेगा। और हम मिलते हैं फिर रण क्षेत्र में। राणा प्रताप ये कहलवा देते हैं, ठीक है हम मिलेंगे रण क्षेत्र में। उसके बाद फिर इनके पिता भगवान दास भी आते हैं राणा को समझाने के लिए। और आखिरी पुरुष थे इनको समझाने वाले राजा टोडरमल। इस तरह से 4 राजदूत इनको समझाने के लिए आते हैं, लेकिन चारों अपने उद्देश्य में सफल नहीं होते हैं, क्योंकि राणा अपनी आन बान और शान के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। जब समझौते की कोई भी किरण नहीं दिखाई देती है तो अकबर ने इनके ऊपर आक्रमण करने का निश्चय किया। और ये चीज राणा जानते थे, इसीलिए वो भीलों के सहयोग से, अपने सरदारों के सहयोग से सेना इकट्ठी कर रहे थे। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग जरूर जानते होंगे। हल्दी घाटी के बारे में आपको बताएं कि हल्दी घाटी बनास नदी एक बती वहां पे ये अरावली पर्वत के बीच में पड़ती है। और यहाँ पे एक जिला है पाली और दूसरा जिला है राजसमंद। इन्हीं दोनों को जोड़ते हुए ये हल्दी घाटी का क्षेत्र पड़ता था। यहाँ पे एक बनास नदी बहती थी, बनास नदी, और ये बड़ी सकरी जगह थी, बहुत ही सकरी जगह थी, पथरीली कंकरीली जगह यहाँ पे हुआ करती थी। यहीं पे हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। और मुगल सेनापति थे मान सिंह और उप सेनापति थे आसफ खान। महाराणा प्रताप स्वयं बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और इनके साथ थे एक अफगान सरदार हकीम खान सूरी। ये महाराणा प्रताप के तोप खाने के नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप का तोप बहुत विशालकाय था और इस सकरी गली में आ नहीं पाया, जिसके कारण हकीम खान सून अपने रण कौशल को नहीं दिखा पाए। इसके विपरीत मुगलों के पास जो तोपें थी वो छोटी छोटी थी और ऊंट पे लेकर के चलने के लिए पर्याप्त थी और घुमा के ऊंट की पीठ पर ही ये वार करने में सक्षम थी। इस तरह से वो अपने तोपों का इस्तेमाल तो करने में कामयाब रहे। हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है 3 से 4 घंटे में ही खत्म हो जाता है। और इस दौरान मान सिंह को मारने के लिए राणा आगे बढ़ते हैं और चेतक अपना पैर उठा के उनके हाथी के मस्तक पे रखता है और ये प्रहार करते हैं। महाराजा अमर सिंह तो बच जाते हैं, उनका महावत मारा जाता है, लेकिन स्वयं राणा बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इनके एक सरदार थे झाला मान, ये झाला सरदार थे और इनका नाम भी मान सिंह था। कहीं कहीं इनको मन्ना सिंह कहा जाता है। ये राणा के जान को खतरे में देख करके उनसे विनती करते हैं कि महाराज आप निकले यहां से हुकुम, और आप जीवित रहेंगे तो हम फिर युद्ध जीत लेंगे, क्योंकि राणा जाने से इनकार कर रहे थे। उनके सर के जो कवच को ये ले लेते हैं और खुद के ऊपर रख लेते हैं और इस तरह से चेतक इन्हें लेकर के रणभूमि से बाहर चला जाता है। उसी दौरान भागते समय मुगल सेना इनका पीछा करती है। चेतक एक 26 फीट का नाला था, वो कूद जाता है, उस पार जाता है और गिरता है तो हमेशा के लिए सो जाता है। राणा प्रताप बहुत दुखी थे और इनके जो भाई शक्ति सिंह थे वहां पहुंचते हैं। शक्ति सिंह को देख करके एक दुख भरे गुस्से में राणा कहते हैं कि चला तू अपनी तलवार को मुझ पर और कर ले अपनी मुराद पूरी, अपनी स्वामी भक्ति का कर प्रदर्शन मुगलों के खेमे का।
इनकी इस बात को सुन करके शक्ति सिंह के चरणों में गिर जाते हैं और इनसे माफी मांगते अपना घोड़ा देते हैं कि आप हुकुम जाएं, और वो अरावली के पर्वतों में चले जाते हैं। कहा जाता है कि हल्दी घाटी का अकबर युद्ध जीत गया था, और कुछ जगहों पे मिलता है कि नहीं जीता था, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रमाण है नहीं हमारे पास। लेकिन इनके राजपूतों को रण कौशल को देख करके इनका पीछा करने की हिम्मत नहीं हुई, और मान सिंह और आसफ खान दोनों लोग वापस चले जाते हैं। कहा जाता है कि अकबर इन दोनों लोगों के वापस आने बड़ा नाराज होता है, उनसे 2-3 महीने तक बात नहीं करता है। अरावली के पर्वतों में महाराणा प्रताप चले जाते हैं, और वो आर्थिक स्थिति से बड़े कमजोर हो गए थे, पैसे की कमी थी उनके पास, फिर वो एक नए युद्ध को नहीं शुरू कर सकते थे। इनका एक जगह था गोगुंडा, जहां पे ये अपनी राजधानी बनाए थे, वहां पे रहते हैं। और जब स्थितियां इनके कंट्रोल में नहीं आती हैं तो ये चले जाते हैं गुजरात की तरफ। वहां इनका भामाशाह से मुलाकात होती है, आप लोग पढ़े होंगे उनके बारे में। 25,000 रुपए भामाशाह इनको देते हैं। फिर यह शक्ति को नए ढंग से इकट्ठा करते हैं, सेना इकट्ठी करते हैं, और फिर युद्ध के लिए तत्पर होते हैं। कहा जाता है कि 1582 ईस्वी में एक दिवेर का युद्ध हुआ था। 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े के साथ फाड़ दिया था। यह एक मुगल सेनापति था, और कहा जाता है कि शारीरिक सौष्ठव में यह महाराणा प्रताप के समान ही था। और इसी युद्ध में कुछ लोग बताते हैं कि राणा अमर ने, इनके जो पुत्र थे, वो भी सुल्तान खां की हत्या की थी। सेम इसी तरह से वो भाले से मारे थे, और सुल्तान और उनका घोड़ा दोनों एक साथ मर गए थे। दीवर में 36,000 मुगलों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, भागने का मौका ही नहीं पाए थे। माना जाता है कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले समर्पण यही था। और उस समय मुगलों के लिए स्थितियां थोड़ी सी विकट इसलिए थी, कहा जाता है कि 1581 ईस्वी में अकबर के लिए सबसे कठिन समय था। इधर राणा अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहे थे, उधर काबुल में फंसा हुआ था, इस कारण से वो ज्यादा ध्यान दे नहीं पाता है। और इधर राणा को खुला मैदान मिलता है। लगातार युद्ध करते हुए ये लगभग मेवाड़ को जीत लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन काल में ये चित्तौड़ को नहीं जीत पाते। चित्तौड़गढ़ को ये नहीं जीत पाते, और एक शिकार के दौरान ये घायल हो जाते हैं। और 19 मई 1597 ईस्वी में 56 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ फैक्ट हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जो इतिहास में जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस इतिहास में इसी तरह के आते हैं। इनका जन्म 9 मई, इसको आप लिख लें, 9 मई 1540 ईस्वी, कुंभलगढ़ के दुर्ग में। तो अभी आपको बताएं, इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय, सिसोदिया वंश। माता जयवंता बाई, ये पाली के सामंत की लड़की थी। पाली के सामंत की लड़की, सामंत की पुत्री, पाली के सामंत की पुत्री थी। हल्दी घाटी का युद्ध इनके द्वारा लड़ा गया। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, आप ये सोचते होंगे हल्दी, इसका नाम हल्दी घाटी क्यों था? कहा जाता है कि उस कंदरा, जहां उस पहाड़ी दर्रे की जो मिट्टी है वो पीली होती है, पीली, हल्दी की तरह पीली मिट्टी, उसी के नाम पे इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा था। आज की स्थिति तो यह है कि वहां पे सुगंधित गुलाब पैदा हो रहे हैं, जो हल्दी घाटी कभी तक रंजित हो गई थी। वहां पे पीले रंग के सुगंधित गुलाब, पीले रंग के गुलाब, गुलाब का फूल हो रहा है वर्तमान में। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 का था। इसको आप जरूर, ये सब जो फैक्ट बता रहे हैं रट लेंगे, और यही सब क्वेश्चंस इम्तिहान में ज़्यादातर पूछा जाता है।
इनकी तरफ से हकीम खान सूर और मुगलों की तरफ से, और ये तोप खाने के अध्यक्ष थे, तोप खाने के अध्यक्ष। मुगलों की तरफ से मानसिंह प्रथम और आसफ खान। और इनकी घोड़े का नाम चेतक, हाथी का नाम रामदास था। इनकी मृत्यु शिकार खेलते से समय घायल हो जाने पर 19 जनवरी को हो जाती है, 1597 ईस्वी में हो जाती है। इस तरह हमने एक सूरवीर महाराणा प्रताप के बारे में आज जाना। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे आप शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा जो भी क्लास लिया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।